सेकंड लेसन पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, अर्थात नए राजा और राज्य। ठीक है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ हम लोग पढ़ेंगे राजाओं के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि भारत में 3 ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, अर्थात यूनाइट करने का प्रयास किया। सबसे पहला जो राजवंश था जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसको बढ़ाने और संचालित करने का काम उसका पुत्र बिंदुसार ने किया था। बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, उसने उस साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और फिर वो आखिरी शासक हुआ, अर्थात अशोक आखिरी ऐसा मौर्य वंश का शासक हुआ जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो सेनानायक थे या फिर उसके आने वाले जो वंश थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुए, जिनकी हत्या करके दूसरे राजवंशों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। दूसरा जो भारत का विशाल राजवंश आता है उसे हम लोग गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का जो पहला शासक था जिसको हम लोग घटोत्कच के नाम से जानते हैं, वो एक अधीनस्थ राजा था जिसने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। उसके बाद उसका पुत्र था चंद्रगुप्त, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और उस चंद्रगुप्त ने अपने समय में एक पंचांग की शुरुआत की और साथ ही साथ नए सिक्कों की शुरुआत की, जिसे राजा रानी के सिक्के के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजा और रानी के विवाह का जो वर्णमाला का सीन होता है, दृश्य होता है, उस पर दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त का जो पुत्र था जिसे हम लोग समंदर गुप्त के नाम से जानते हैं, वो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने पूरे 12 अभियानों के अंतर्गत भारत के संपूर्ण भूभाग को जीतने का काम किया। उसकी इसी जीतने की योग्यता के कारण या फिर इसके अभियानों के कारण इसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था ताकि संपूर्ण राज्यों को एक सूत्र में बांधा जा सके। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रामगुप्त, जो कि बहुत ही कमजोर शासक हुआ और एक हुड़ शासक थे, उसने पराजय स्वीकार कर ली, जिस बात को उसका छोटा भाई स्वीकार नहीं कर पाया और अपने बड़े भाई की हत्या करके स्वयं शासक बना, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे और इनके शासन की अवधि को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहें तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद कुमार गुप्त, फिर स्कंद गुप्त और भी महान शासक हुए जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया और इसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। लेकिन आगे चलकर यह वंश भी कमजोर हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आखिरी जो तीसरा वंश था जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, वो था वर्धन वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। ठीक है, रामवर्धन, हर्षवर्धन और राजलक्ष्मी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जब शासक बना, उस दौरान बंगाल का जो शासक था उसने उस पर हमला किया, जिस युद्ध में हर्षवर्धन का बड़ा भाई मारा गया और उसी दौरान उसकी बहन का जो पति था वो भी मारा गया और उसकी बहन को कैद कर लिया गया। जब हर्षवर्धन को यह बात पता चली तो वह केवल 17 साल का था और उसने यह कसम खाई कि जब तक वह अपने बहन को ढूंढ नहीं लेगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लेगा, तब तक शांत नहीं बैठेगा। जब वो कन्नौज के किले पर गया तो उसकी बहन वहां से भाग चुकी थी। पता चला कि वो जंगल में गई है। वो जंगल में ढूंढते हुए गया तो देखा कि उसकी बहन चिता पर अपने आप को आग लगाने वाली थी। हर्षवर्धन एक बहुत ही महान शासक हुआ भारतीय इतिहास में और उसी के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, भारत भ्रमण पर, और वो हर्षवर्धन के दरबार में काफी लंबे समय तक रुका और वहाँ के सभी
चीजों पर ध्यान रखा उसने। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों पर विचारधाराएं व्यक्त किया। यहाँ तक कि उसी के दौरान एक धार्मिक संगोष्ठी हुई थी जिसमें महायान को सबसे अच्छा धर्म बताया गया था। लेकिन महायान चूंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जो पंडित थे वो ये बात समझ नहीं पाए और उन्होंने महायान के खेमे में आग लगा दी, जिसकी वजह से 900 पंडितों को देश निकाला दिया गया था। उसी के दौरान जो हर्षवर्धन था उसने उसके बारे में बताया जाता है कि वह एक 5 सालों के बाद महादान करता था। इलाहाबाद के तट पर वो एक महादान करता था और उस दान में वो अपना सब कुछ लोगों को बांट देता था। यहाँ तक कि वो दान देकर केवल एक श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करके महल वापस आता था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल को भारतीय इतिहास का धार्मिक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और बहुत से राजपूत वंशों की स्थापना हुई, जिसे हम लोग रीजनल किंगडम्स के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रांतीय राज्य। छोटे छोटे जो सेनानायक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की। वो आपस में एक दूसरे को से लड़ा करते थे, एक दूसरे के राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, उन्हीं में से यहाँ पर 3 राजवंश है, जैसे कि पहला है पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार और तीसरा है राष्ट्रकूट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाल वंश। पाल वंश का जो स्थापना किया था उसका नाम था गोपाल, राजा गोपाल। उसने पाल वंश की स्थापना की और इसने पाल वंश को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसके साथ ही साथ उसे और भी ज्यादा फैलाने का काम किया। इसका जो सबसे महान शासक हुआ उसको हम लोग धर्मपाल के नाम से जानते हैं। इसने अर्थात धर्मपाल ने प्रतिहारों के हाथ से कन्नौज को छीन लिया था। ठीक है, इसलिए यह इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और धर्मपाल जो है वो पाल वंश का सबसे महान शासक के नाम से जाना जाता है। दूसरा आते हैं हम लोग प्रतिहार। तो प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने किया था। ठीक है, और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शासक है जिसे हम लोग मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग राजा भोज के नाम से भी जानते हैं। इसने कन्नौज को अपने कंट्रोल में रखा काफी लंबे समय तक। इसके बाद पाल वंश के शासकों ने इसके हाथ से कन्नौज को छीन लिया था। आगे आता है तो अरबी जो यात्री थे, व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में बताया कि उस समय का सबसे ताकतवर जो राजवंश था वो राष्ट्रकूट वंश था, जिसके संस्थापक था दांती दुर्ग। और दांती दुर्ग ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 2 और महान शासक हुए जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था, जिनका नाम था अमोघ वर्ष और कृष्णा तृतीय। ये तीनों ही जो राजवंश थे वो केवल एक ही चीज के लिए लड़ा करते थे और वो था कन्नौज। कन्नौज सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। केंद्र में होने के कारण सभी क्षेत्रों का संचालन सही तरीके से होता था। वहां पर व्यापार काफी अच्छी तरीके से फला फूला था। खनिज पदार्थ इत्यादि प्राकृतिक संपदाएं थीं। इस वजह से ये तीनों ही राजवंश जो थे वो कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए हमेशा लड़ा करते थे। और यही कारण था जिसे हम लोग कहते हैं इंड ऑफ त्रिपाठी स्ट्रगल, अर्थात इन तीनों राज्यों के बीच जो संघर्ष था वो कन्नौज के कारण हुआ और कन्नौज की वजह से ही इनको एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं डिक्लाइन ऑफ द 3 डायनेस्टी, अर्थात तीनों राजवंशों का अंत। ठीक है, तीनों साम्राज्यों का अंत। तो इन तीनों शासकों को अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता पड़ी थी और उसके रख रखाव के लिए उन्हें काफी ज्यादा धन खर्च करना पड़ता था। इसके साथ ही साथ जो आसपास के राजा हुआ करते थे उनसे लगातार लड़ाई और कुछ और भी कमियां थी, जिनकी वजह से ये धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और ये तीनों वंश का पतन हो गया। उसके बाद राजपूत काल की शुरुआत हुई। राजपूत अर्थात राजा का पुत्र। ठीक है, उस समय हमारे देश में उत्तर और दक्षिण 2 भाग हुआ करते थे और दोनों ही क्षेत्रों में राजपूत
काल की शुरुआत हुई और दोनों ही क्षेत्रों में जो सेना नायक थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर या उस पर कब्जा करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और वहां पर राजपूत साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद इत्यादि कुछ ऐसे उत्तर भारतीय राजवंश हैं जिन्होंने उत्तर भारत में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ रीजनल्स अर्थात प्रांतीय शासकों के बारे में और उनके बीच होने वाले जो विवाद थे उसके बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़े हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको समझ में ना आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।